Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड के बारे में पढ़ा कि सीड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में हमने डिस्कस किया था। सीड्स से रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस भी हमने पढ़े थे। एडवांटेजेस में हमने पढ़ा था कि सीड क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़रूरी है। जब बीज लगाया जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होती है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे वायबिलिटी ऑफ द सीड एंड द टॉपिक रिलेटेड विद द सीड जर्मिनेशन, एंड हियर वी आर डिस्कसिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ऑफ क्लास 12th, a very important topic. So first of all, what is viability of the seed? कितने लंबे तक सीड जीवित रहेगा, वायबल रहेगा। तो अगर हम सीड की बात करते हैं तो नेचुरली बहुत सारे प्लांट्स हम अपने आसपास देखते हैं, वैरायटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स हम देखते हैं। तो नेचुरली जो वायबिलिटी ऑफ द सीड्स होगी वो भी वेरी करेगी, क्योंकि देयर इज वेरिएशन इन द स्पीशीज, सो देयर इज वायबिलिटी इन द सीड। सीड की वायबिलिटी में भी अंतर आएगा। सो हियर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ सीड, वायबिलिटी का मतलब है कितनी लाइफ है सीड की, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। द सीड वायबिलिटी इज हाईली वेरिएबल, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज हैं और स्पीशीज वेरी करेंगे तो नेचुरली वायबिलिटी भी वेरी करेगी। सीड वायबिलिटी इज टेस्टेड बाय टीटीसी ट्रीटमेंट। टीटीसी ट्रीटमेंट से सीड की वायबिलिटी को चेक किया जाता है, दैट इज ट्राइफिनाइल टेट्राएजोलियम क्लोराइड। दिस इज ट्राइफिनाइल टेट्राएजोलियम क्लोराइड। ये टेस्ट करता है वायबिलिटी ऑफ द सीड, यानी कि सीड कितने लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा। एम्ब्रियोनल एक्सेस ऑफ लिविंग सीड बिकम पिंक इन द सॉल्यूशन ऑफ टीटीसी। जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है, कोटालिडन के बीच में जो एक्सेस हमने पढ़ा था, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सेस। दिस एम्ब्रियोनल एक्सेस विल बिकम पिंक इन कलर while the seed placed in TTC. अब एनसीईआरटी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ओल्डेस्ट वायबल सीड, ओल्डेस्ट वायबल सीड जो कि 10,000 साल तक वायबिलिटी शो करता है, दैट इज ऑफ ल्यूपिन, ल्यूपिनस एराटिकस, वेरी इंपॉर्टेंट। Lupinus eraticus plant seed viable for 10,000 years. उसी के साथ साथ Phoenix dactylifera 2000 years तक वायबल रहेगा। तो यहाँ पे अब अगर Phoenix dactylifera याद नहीं रहे तो डेट पाम, इसका जो नॉर्मल कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज डेट पाम। तो डेट पाम का जो सीड है उसकी वायबिलिटी है 2000 years old viable seed. So this is all about the viability of the seed. Viability varies from seed to seed. अलग अलग प्लांट है तो वायबिलिटी भी अलग होगी। ओल्डेस्ट वायबल सीड इज ऑफ ल्यूपिन 10,000 years and डेट पाम 2000 years। ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इज, जब हम सीड की बात करते हैं तो सीड में हम मेज सीड को अगर पढ़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ने कुछ सीड्स के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, सो यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। सो हियर दिस इज द सीड ऑफ मेज। व्हेन वी टॉक अबाउट द मेज सीड, तो सबसे बाहर बीज की अगर हम बात करें तो हार्ड कवर होता है, तो हार्ड कवर को हम नेचुरली सीड कोट बोलते हैं। बट जब हम वॉल ऑफ द ओवेरी की बात करते हैं तो दैट इज पेरिकार्प। तो यहाँ पे सबसे बाहर क्या है, पेरिकार्प प्लस सीड कोट, पेरिकार्प है और सीड कोट है।
सबसे बाहर वाली लेयर। उसके बाद में आ जाती है अंदर वाली लेयर, दैट इज एल्यूरॉन लेयर, प्रोटीन की लेयर होती है। एल्यूर का मतलब होता है प्रोटीन से बनी हुई लेयर। फिर सीड के अंदर आ जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। फिर हम बात करते हैं क्यूटिलम। हमने पढ़ा था कि मोनोकॉट में जो सीड होता है उसकी कोटाइलिडॉन को क्यूटिलम बोला जाता है, जो एम्ब्रियोनल एक्सेस के एक तरफ झुकी रहती है। उसी क्यूटिलम में या कोटाइलिडॉन में दो अलग अलग हिस्से हम देखते हैं। जब हम बात करते हैं ऊपर का हिस्सा, दैट इज प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल के ऊपर जो शीथ होती है दैट इज कोलियोप्टाइल। ये जो शीथ होती है प्ल्यूमूल के ऊपर दैट इज कोलियोप्टाइल। फिर निचले हिस्से में अगर हम देखते हैं देयर इज रेडिकल, जो आगे जाके रूट बनाएगा, और रेडिकल के ऊपर भी एक शीथ होती है दैट इज मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं कॉलियोराइजा। राइजा का मतलब होता है रूट, तो राइजा जहां पे शब्द आ जाए दैट इज रूट। कॉलियोप्टाइल किसको कवर कर रही है? शूट को, जो बनने वाली शूट है उसको कवर कर रही है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मोनोकॉट मेज सीड। इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का जर्मिनेशन। अगर हम साधारण भाषा में बोलें कि जर्मिनेशन होता क्या है, तो सीड का सीडलिंग बनना। सीडलिंग का मतलब होता है छोटा पौधा निकलना, स्मॉल प्लांटलेट, उसी को ही जर्मिनेशन बोला जाता है। अब ये जो जर्मिनेशन है ये दो टाइप का होता है। पहला जर्मिनेशन है एपीजियल, एपीजियल जर्मिनेशन। तो सबसे पहले इस शब्द को ही समझे। एपी का मतलब होगा अपॉन, जियल का मतलब होगा अर्थ, अपॉन अर्थ। सॉइल के ऊपर जर्मिनेशन शो कर रहा है सीड। कैसे शो कर रहा है एपीजियल जर्मिनेशन में? तो व्हेन विल टॉक अबाउट द सीड, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि एपीजियल जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल पार्ट होता है, कौन सा होता है हाइपोकोटाइल पार्ट? हाइपोकोटाइल पार्ट वो होता है जो रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो हाइपोकोटाइल है इसकी ग्रोथ होने लगती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल में ग्रोथ होगी, हाइपोकोटाइल में इलोंगेशन होगा। तो हाइपोकोटाइल निचला हिस्सा, कोटाइलिडॉन के जो नीचे वाला हिस्सा दैट इज हाइपोकोटाइल, उसमें इलोंगेशन और उसमें ग्रोथ हुई। तो उसकी इलोंगेशन और ग्रोथ के कारण जो कोटाइलिडॉन है ये सॉइल के ऊपर निकल आती है। तो ये हाइपोकोटाइल है, दिख भी रहा है। इस हाइपोकोटाइल की ग्रोथ के कारण द कोटाइलिडॉन विल पुश्ड आउट ऑफ द सॉइल। कोटाइलिडॉन को पुश किया जाता है जिससे वो सॉइल के बाहर निकले। जैसे ही वो सॉइल के बाहर निकलती है कोटाइलिडॉन, ये कोटाइलिडॉन है, दिस इज कोटाइलिडॉन। तो इस कोटाइलिडॉन में छोटी पत्ती निकल आती है। अ ग्रीन लीफ अपीयर इन द कोटाइलिडॉन और डेवलप्ड इन द कोटाइलिडॉन, जिसको बोला जाएगा कोटाइलिडनरी लीफ, कोटाइलिडन में डेवलप होने वाली लीफ। नेचुरली अगर कोई पत्ती डेवलप हो गई है, सॉइल के ऊपर है, तो वो कैपेबल है फोटोसिंथेसिस करने के। सो इट स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। और जब तक करेगी जब तक ये इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर लेता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें केवल क्या ध्यान रखना है, हाइपोकोटाइल की वजह से एपी में कौन होगा, हाइपो, ये बात ध्यान रखनी है। एपी में कौन काम करेगा, हाइपो। क्लियर? सो एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल की ग्रोथ एंड इलोंगेशन के कारण कोटाइलिडॉन ऊपर निकल आती है, उसमें एक पत्ती डेवलप हो जाती है और वो पत्ती फोटोसिंथेसिस करती है। किसमें देखा गया है, बीन, कैप्सुला, टर्माइट एक्सेट्रा में इस टाइप का जर्मिनेशन देखा गया है।
नेक्स्ट इज हाइपोजियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो। हाइपो का मतलब होता है बिलो, जियल का मतलब होता है अर्थ, बिलो द अर्थ। दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन अकर इनसाइड द सॉइल। धरती के अंदर, सॉइल के अंदर ही जर्मिनेशन हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हमने पढ़ा था एपीजियल, तो एपी में काम किया था हाइपोकोटाइल ने। अब ये है हाइपोजियल, तो इसमें काम करेगी एपीकोटाइल, अपोजिट काम करेगी। हाइपो में एपी, एपी में हाइपो। ये कीवर्ड्स हैं, तो अगर ये याद रहेगा तो ये बहुत इजीली जर्मिनेशन याद रह सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एपीकोटाइल है, इस एपीकोटाइल का इलोंगेशन हुआ। कब हुआ? जब सीड ने अंदर क्या किया? एपीकोटाइल की ग्रोथ की। इसका जो कोटाइलिडॉन है विल रिमेन इनसाइड द सॉयल। इसका जो कोटाइलिडॉन है वो सॉइल के अंदर ही रहेगा, और बाहर कौन निकलेगा? एपिकोटाइलरी रीजन में बेसिकली प्लूमूल। और प्लूमूल अगर बाहर निकला है तो नेचुरली प्लूमूल क्या करेगा? वही छोटी सी पत्ती डेवलप करेगा, और वो पत्ती आगे डेवलप होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि सीड का जर्मिनेशन हो रहा है सॉइल के अंदर। किसमें देखा जाता है? वीट, राइस, मेज, ग्राम। वीट, राइस, मेज, ग्राम। इसमें कॉमन चीज क्या है? वीट, राइस, मेज। तो सिंपल सा कहने का मतलब है ये मोनोकॉट में ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ जर्मिनेशन है। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, विविपैरस जर्मिनेशन, जिसको विविपैरी या इन सीटू जर्मिनेशन भी बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन अकर्स इन मार्शी एरिया, मैंग्रोव एरिया, मार्शी एरिया, सलाइन एरिया में जर्मिनेशन होता है। अब हमने पढ़ा है कि जर्मिनेशन से पहले जो सीड होता है उसके अंदर का एम्ब्रियो रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है। बट जो बीज मार्शी, मैंग्रोव एरियाज में डेवलप करते हैं, उनके बीज के अंदर के एम्ब्रियो को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। नो रेस्टिंग फेज फॉर एम्ब्रियो। देन व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली? देयर इज जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर्स इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ये फ्रूट है, इसी के अंदर ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये फ्रूट अभी इस पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है। ये है पेरेंट प्लांट, और इस पेरेंट प्लांट से ये जो फ्रूट अटैच है, इस फ्रूट में ही सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैंग्रोव प्लांट्स में इस टाइप का जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंग्रोव वेजिटेशन में होगा। जो मैंग्रोव वेजिटेशन में होगा तो नेचुरली वहां पे मैंग्रोव प्लांट्स ही आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड। नेक्स्ट इज द डिफरेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट द जर्मिनेशन, फैक्टर इफेक्टिंग द सीड जर्मिनेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं सीड के जर्मिनेशन को? सो फर्स्ट इज द मॉइस्चर एंड द वाटर। वाटर कंटेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जर्मिनेशन ऑफ सीड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जनरली द सेल ऑफ द एम्ब्रियोस कंटेन अबाउट 10 to 15% मॉइस्चर। जब एक सीड पूरा डेवलप हो चुका है तो उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वो वाटर लॉस करता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। वाटर लॉस के कारण उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, और उस स्टेट को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी, रेस्टिंग स्टेट, इनएक्टिव स्टेट, क्योंकि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। तो उस इनएक्टिविटी में भी उसमें 10 से 15% पानी रहता है। बट सीड को अपनी एक्टिविटी प्रॉपर करने के लिए, एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाने के लिए 75 to 95% वाटर उसमें होना चाहिए। वाइटल एक्टिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए पानी कम है तो पर्याप्त नहीं है, ज़्यादा पानी होना चाहिए। 75 to 90% वाटर होना चाहिए। अब पानी कब मिलेगा? जब हम बीज को लगा देंगे ज़मीन में। When we sow the seed inside the soil, जब हम बीज को उगाते हैं मिट्टी में, उसको लगाया जाता है, तो सबसे पहला काम करता है वो माइक्रोपाइलर रीजन में जो होल डेवलप हुआ था,
माइक्रोपाइलर रीजन रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होके एक छेद की तरह रह जाता है सीड कोट में, और उसी माइक्रोपाइलर रीजन से सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रीस्टार्ट करता है और एक्टिव स्टेट में आ जाता है। द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप, इंक्रीजेस देयर साइज बिफोर जर्मिनेशन, अपनी साइज को भी बढ़ाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू सीड कोट एंड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कैसा बना रहता है, बीज में एक छोटे से होल की तरह माइक्रोपाइल रीजन रिड्यूस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ऑक्सीजन, एक एसेंशियल फैक्टर है। तो इसमें से केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा नेचुरली। अगर एम्ब्रियो भी है, सीड भी है, तो उसमें सेल्स होंगी, सेल्स होंगी तो सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी, सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिएगी। एनर्जी के लिए सेल्स के अंदर होना जरूरी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर रिलीजिंग एनर्जी, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन, सो देयर इज नो प्रॉपर जर्मिनेशन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो जर्मिनेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। सो ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, फॉर रिलीजिंग एनर्जी। हेल्दी सीड जर्मिनेशन, healthy germination of seed does not takes place in the absence or scarcity of oxygen, ऑक्सीजन की कमी में जर्मिनेशन नहीं होगा। इसीलिए बीज को सॉइल के अंदर लगाया जाता है, 5 से 7 सेंटीमीटर डीप उसको लगाया जाता है, ऊपर सुपरफिशियली नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाई इज इट सो? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ही, एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर की वजह से ही प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कब काम करेंगे, जब प्रॉपर टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, सूटेबल नहीं है, ऑप्टिमम नहीं है, तो जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे और जर्मिनेशन ऑफ सीड बहुत प्रभावित होगा। तो इसीलिए एक टेम्परेचर का ऑप्टिमम होना ज़रूरी है। और किस रेंज पे वो ऑप्टिमम होता है, वो होता है 20 to 25 डिग्रीज पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। किस टेम्परेचर पे सीड जर्मिनेशन नहीं होगा? 0 डिग्रीज टू 5 डिग्रीज एंड अबव 45। तो सीड जर्मिनेशन के लिए एप्रोप्रिएट टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो द प्रोटोप्लाज्म एंड एंजाइम्स ऑफ द सेल्स remain active at certain range of temperature. The seed will not germinate at 0 to 5 degrees and above 45 and germinate at a favorable range of temperature, that is 20 to 25 degrees. Next is light. Next is light. Most of the plants do not require light to the formation. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइट की जरूरत नहीं होती है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। वन मोर फैक्टर इज देयर, फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड का मतलब क्या है? खाना चाहिए। खाना चाहिए तो एम्ब्रियो कहाँ से लेगा? एंडोस्पर्म में जो था न्यूट्रिशन वो ले लेगा, कोटाइलिडॉन में जो न्यूट्रिशन था वो ले लेगा। सो वी कैन से दैट द ग्रोइंग एम्ब्रियो रिक्वायर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन। किस पे निर्भर रहता है? स्टोर्ड फूड पे निर्भर रहता है। कहाँ पे रहता है स्टोर्ड फूड? कोटाइलिडॉन में रहता है एंड एंडोस्पर्म में रहता है। तो इस पे निर्भर रह के वो जर्मिनेट कर सकता है। अब फूड क्यों चाहिए? फूड चाहिए क्योंकि जो पहली रूट डेवलप होगी उसके लिए, जिससे रूट डेवलप होके वो सॉइल से बाद में न्यूट्रिशन ले लेगी, और पहली जो शूट होगी उसके लिए तो प्राइमरी रूट और प्राइमरी शूट के डेवलपमेंट के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन का होना भी बहुत जरूरी है। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच जर्मिनेशन डिपेंड्स. So we will discuss the asexual mode of reproduction in the plants in the next class.